हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय सेनाओं को लेकर दिए गए बयान पर जयशंकर जी ने राहुल गांधी पर सीधा सीधा निशाना कहा। जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल ना करे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा दोस्तों जयशंकर जी ने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सेना को लेकर बड़ी बात कही है दोस्तों। और बताएंगे इमरान खान ने फिर एक बार भारत को लेकर और भारत की बीजेपी सरकार को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। कहा कि मैं चाहता था रिश्ते अच्छे हों, लेकिन पूरी बात आपको बताएंगे दोस्तों क्या खबर। साथ ही 1 जनवरी से इन बैंकों में होने वाले हैं पुराने नियमों में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर, सिलेंडर को लेकर बड़ी खबरें आ रही है, तो सारी जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हैं दिल से, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल ना करें। तवांग झड़प पर जयशंकर जी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना बता दें। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प होने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन के प्रति सावधान नहीं थे तो भारतीय सेना को सीमा पर किसने भेजा। अगर हम चीन से सावधान नहीं थे तो आज चीन पर डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं। हम सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहे हैं कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपने जवानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमारे जवान यांग तसे में 13,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर हमारी सीमा की रखवाली कर रहे हैं, उनका सम्मान और सराहना की जानी चाहिए। तो वहीं एस जयशंकर जी ने तवांग झड़प पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की तवांग सीमा पर 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे खदेड़ने में कामयाब रही। इस खबर ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के इतने दिनों बाद धर्मगुरु दलाई लामा ने भी अपना रिएक्शन दिया। जी हाँ दोस्तों, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने सोमवार को कहा कि वो चीन की तुलना में भारत को तरजीह देते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पसंद हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा उनका स्थायी निवास है। तवांग झड़प पर दलाई लामा ने खुलकर कहा कि मैं चीन की तुलना में भारत को तरजीह देता हूं। जी हाँ दोस्तों, वैसे में राहुल गांधी ने दोस्तों जिस प्रकार से अपने भारतीय जवानों को पिटाई हो रही है जैसी वाक्य का इस्तेमाल किया है दोस्तों, और जयशंकर जी ने क्लियर और डायरेक्ट चेतावनी दे दी है दोस्तों कि जवानों के लिए कृपया करके पिटाई शब्द का इस्तेमाल ना करें। यानी कि हमारे जवान दोस्तों जो हमेशा से अपने घर द्वार को छोड़कर, फैमिली को छोड़ करके दोस्तों बॉर्डर पर रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत की और हम आपकी रक्षा करने के लिए, और उनके लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये निंदनीय है और आप इसकी निंदा करते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप क्या जवाब देना चाहेंगे राहुल गांधी को लेकर और उनकी इस हरकत को लेकर दोस्तों, बताइएगा जरूर। और इस वीडियो को जितने ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपना रिएक्शन रख सके और इस फैमिली का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों सेना तो बहुत ताकतवर है कहा, लेकिन चीन को लेकर पीएम मोदी जी पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें क्या कहा इन्होंने बौखलाते हुए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की घुसपैठ की कोशिशों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि देश की सेना तो ताकतवर है लेकिन सरकार कमजोर है और वो चीन से डरती है। जी हाँ, दरअसल 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी की यथास्थिति को बदलने की चीन की सेना की कोशिशों को भारतीय सेना की ओर से नाकाम किए जाने के बावजूद इस मसले पर संसद में सरकार और विपक्षी दलों के बीच गंभीर मतभेद दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसी कड़ी में कल ओवैसी ने भी सरकार पर और प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलने की कोशिश की दोस्तों। अब ऐसे में जब हमारी भारतीय सेनाओं ने पूरी कोशिश करके दोस्तों उन चाइनीज ग्रुप्स को वहां से भगाया दोस्तों, उसके बावजूद भी नेता लोग बैठ करके बातों के बाण को छोड़ रहे हैं दोस्तों। वास्तव में हमारी भारतीय सेनाओं को कितनी ज्यादा मेहनत, कितनी ज्यादा ताकत और कितने जान पर खेल करके दोस्तों उन चीजों को करना पड़ता है, उसके बावजूद भी भारत के विपक्ष को बिल्कुल भी दोस्तों ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं और उसके बाद भी भारतीय सेनाओं को लेकर ऐसी बातें कही जाती हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने भारतीय सेनाओं की पिटाई हो रही जैसी वाक्य कहा, उसके बाद ओवैसी ने इससे सीख लेते हुए भारतीय सेना
सेनाओं को लेकर तारीफ तो कर दी, लेकिन केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है दोस्तों, जिन्होंने हर वक्त हमेशा से डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश की। ऐसे में अब ओवैसी को लेकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा, जरूर बात करें। और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली बीजेपी, मैं चाहता था रिश्ते हो अच्छे। जी हाँ, इमरान खान का बहुत बड़ा बयान। बता दे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते थे। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वो चाहते थे कि भारत में बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बीजेपी वो पार्टी है जो कि कश्मीर मसले का हल निकाल सकती है। हालांकि इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि बीजेपी ने पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने बेबाकी से इस बात को स्वीकार किया है कि केवल वो ही नहीं बल्कि जनरल बाजवा भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें, इमरान खान इन दिनों पाकिस्तान में राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बिगाड़ने पर आमादा है। वो समय से पूर्व चुनाव चाहते हैं और इसे लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 1.5 महीने पहले उनके काफिले पर भी गोलीबारी हुई थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को घेरने की कोशिश इमरान खान द्वारा किया गया है दोस्तों, और ऐसा बयान दिया गया है जिससे साफ झलकता है कि इमरान खान को भारत से दिक्कत नहीं बल्कि केंद्र सरकार से दिक्कत है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में इमरान की बौखलाहट को आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें और बड़ी खबर की, जहां इमरान खान से जुड़ी एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोलने वाले इमरान खान की खुली पोल, बाजवा के खिलाफ नो एक्शन का किया वादा। जी हाँ, पाकिस्तान में विपक्षियों के लिए गड्ढा खोद रहे थे इमरान खान, बाजवा पर बना रहे थे दबाव, हुआ बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के पास पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है कि वे राजनीति में कैसे आगे बढ़े और उन्होंने अपनी सरकार कैसे चलाई। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरल बाजवा के करीबी सूत्रों ने कहा है कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए पूर्व सेना प्रमुख खान द्वारा लगाए गए आरोपों का सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दे सके क्योंकि कुछ सीमाएं थी, लेकिन ये जोर देकर कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री बाजवा के बारे में ज्यादातर जो कहते हैं वो असत्य है। बाजवा अब खान के निशाने पर है, जो न केवल सरकार में अपनी सभी विफलताओं के लिए पूर्व सीओएस को एकमात्र कारण के रूप में देखते हैं, बल्कि ये भी आरोप लगाते हैं कि जनरल ने अमेरिकी साजिश के तहत उनकी सरकार को हटा दिया था। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान का कहना है कि ये जनरल बाजवा थे जो एनएबी को नियंत्रित कर रहे थे और राजनेताओं की गिरफ्तारी और रिहाई का फैसला कर रहे थे। दूसरे पक्ष का कहना है कि खान अपने पीएम काल के दौरान अपने विरोधियों के प्रति पागल हो गए थे और अपने सभी प्रमुख विरोधियों को सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। इन सूत्रों ने कहा है कि जब जनरल बाजवा बोलेंगे तो उनके पास कहने के लिए कोई अलग कहानी नहीं होगी। जो पूर्व डीजी एफआईए बशीर मेमन ने खान के बारे में आरोप लगाया था। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां तवांग में झड़प के बाद तैयारी में जुटा चाइना, सीमा पर तैनात किए फाइटर जेट। जी हाँ, आधुनिक ड्रोन्स। बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत चीन बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई भिड़ंत के बाद चीन ने बॉर्डर के पास ड्रोन्स और फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। ये तैनाती तिब्बती एयरबेस पर की गई है दोस्तों। इस इलाके से भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट इमेज में इन ड्रोन्स और फाइटर जेट्स की तैनाती को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आप सभी को बता दें कि चीनी बॉर्डर पर विवाद बढ़ने के बाद से ही भारतीय फाइटर जेट लगातार ही अरुणाचल में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहां चीन की ओर से भी एयर एक्टिविटी में काफी इजाफा हुआ है। कम से कम 2 बार चीनी फाइटर जेट की एक्टिविटी देखकर भारतीय एयरफोर्स ने भी लड़ाकू विमानों को उन्हें खदेड़ने के लिए भेजा था, क्योंकि ये शक था कि वो भारत के एयर स्पेस में घुस सकते हैं। सैटेलाइट से चीन के बांगदा एयरबेस की तस्वीरें सामने आई हैं। ये एयरबेस नॉर्थ ईस्ट स्टेट की सीमा से महज 150 किलोमीटर दूर है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पास फिलहाल इस तकनीक का ड्रोन नहीं है। पूर्व आईएफ फाइटर पायलट जिनकी कंपनी न्यू स्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ भारतीय सेना के लिए नए तरह के ड्रोन डेवलप कर रही है। उन्होंने कहा कि चीन का इंडक्शन और ऑपरेशनल इस्तेमाल देखकर ये समझा जा सकता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में मैकमोहन लाइन पर अक्साई चीन में किसी भी तरह के मिशन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये वातावरण बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर भारत अगले साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की करेगा मेजबानी। जी हाँ दोस्तों, भारत अगले साल क्वाड देशों के विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने रविवार को कहा है कि जापान के विदेश मंत्री इस अवसर पर भारत का दौरा करेंगे। जापान के दूत ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत करने जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचा है जिस पर भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड या एक अनौपचारिक
अनौपचारिक रणनीति मंच है जिसमें 4 राष्ट्र अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। जापानी दूत ने कहा है कि हमने पहला शिखर सम्मेलन टोक्यो में आयोजित किया था पिछले साल वॉशिंगटन डीसी में। मुझे खुशी है कि अगले साल भारत विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे खुशी है कि इस पर भारत और जापान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान भारत संबंधों और भारत के साथ प्रशिक्षण और अभ्यास के साथ साथ रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान की नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के बारे में बात करते हुए जापानी राजदूत ने कहा कि दोनों देश एक विशेष रणनीतिक साझेदारी निभा रहे हैं और हम अपने विस्तार का प्रयास करेंगे। सभी क्षेत्रों में सहयोग सुरक्षा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर दुनिया के सबसे विवादित समुद्री इलाके में युद्धाभ्यास करेंगे रशिया और चाइना। 21 से 27 दिसंबर तक लहरों पर ड्रिल। जी हाँ दोस्तों, रशिया लगातार पूरी दुनिया को डराने का काम कर रहा है। पहले उसने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल एवन गार्ड तैनात की। अब राजधानी मॉस्को से सोमवार यानी 19 दिसंबर यानी कल से ही एक ऐसी खबरें सामने आई है दोस्तों जिससे पूरी दुनिया परेशान हो सकती है। रशिया ने कहा है कि उसकी नौसेना चीन की नेवी के साथ मिलकर आज से 27 दिसंबर तक पूर्वी चीन सागर में युद्धाभ्यास करेंगे। रशिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम चीन की नौसेना के साथ मिलकर आपसी नौसैनिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए मॉस्को और बीजिंग मिलकर पूर्वी चीन सागर में नौसैनिक ड्रिल करेंगे। ये ड्रिल 21 से 27 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान मिसाइलें दागी जाएंगी, आर्टिलरी से भी हमला किया जाएगा, साथ ही पनडुब्बियों को टारगेट बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में इस खबर के बाद पूरी दुनिया खास करके अमेरिका दोस्तों चौकन्ना हो चुका है और चौंक गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? रशिया का युद्धाभ्यास तो ठीक है चलो, लेकिन दोस्तों चाइना के साथ ये युद्धाभ्यास होने वाला है, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां राजनाथ सिंह मणिकर्णिका घाट पर भाभी के अंतिम संस्कार में हुए शामिल, साथ ही साथ तवांग पर भी दे दिया बहुत बड़ा जवाब। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भाभी 80 वर्षीय नयन तारा देवी का सोमवार को बीएचयू में इलाज के दौरान निधन हो गया। कमर में चोट लगने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। इसी बीच दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के साथ तनातनी के माहौल में राजनाथ सिंह समय निकालकर पारिवारिक दायित्व को निभाने के लिए जब वाराणसी पहुंचे तो मीडिया ने उनसे विपक्ष के आरोपों और सियासत को लेकर सवाल किया, जिस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है, संसद में जितना भी कहा है वो पर्याप्त है, जो हकीकत थी उसकी जानकारी मैंने संसद में दे दी है। विपक्ष के आरोपों के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बारे में भी पहले ही कई बार बोल चुका हूं और सदन में भी इसका जवाब दे चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा पाकिस्तान से, पाकिस्तान में 91% खुला दूध उपयोग के योग्य नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बेचे जाने वाले खुले दूध का 91% गुणवत्ता यानी प्योरिटीज और सुरक्षा मानकों से नीचे पाया गया है। दोस्तों डेली टाइम्स ने बताया है कि यह दावा देश के शीर्ष 11 शहरों में किए गए एक अध्ययन के नतीजों के आधार पर किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों को लाहौर में 15 दिसंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में प्रेस को प्रसारित किया गया था। परिणाम 5 मापदंडों संगठन, मिलावट, एंटीबायोटिक अवशेष, एफ्लाटॉक्सिन, एमा और भारी धातुओं पर नमूना गए परीक्षण के आधार पर घोषित किए गए थे। डेली टाइम्स के मुताबिक सभी खुले दूध के नमूने सभी मानकों पर असुरक्षित पाए गए। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारतीय सेना की प्रशिक्षण कमान के चीफ 7 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे नेपाल। जी हाँ, भारतीय सेना की प्रशिक्षण कमान यानी एट्रैक के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. संधू के नेतृत्व में भारतीय सेना का एक दल 7 दिवसीय यात्रा पर रविवार को यहां पहुंचा। नेपाल की सेना द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यह यात्रा नेपाल और भारत की सरकारों के बीच सुरक्षा मुद्दों पर नेपाल भारत द्विपक्षीय सलाहकार समूह यानी BCGSI की बैठकों के दौरान दोनों देशों के उच्च और मध्यम स्तर के अधिकारियों के नियमित रूप से यात्राओं के आदान प्रदान का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल संधू 18 से 24 दिसंबर की यात्रा के दौरान नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा से मुलाकात करेंगे और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर कतर में भगोड़े जाकिर नाइक और बेटे का हुआ भव्य स्वागत। मार्शल आर्ट चैंपियन के साथ आया नजर, हुआ विवाद। बता दें, फीफा वर्ल्ड कप के बीच भारत के भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक का एक बार फिर से कतर में भव्य स्वागत किया गया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि जाकिर नाइक और उसके बेटे शेख फरीक नाइक की तस्वीर को कतर के फुटबॉल वर्ल्ड कप शहर लुसैल के 2 टावर पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें लिखा है कि वेलकम जाकिर नाइक। यही नहीं दोस्तों, जाकिर नाइक का एक और वीडियो चर्चित मार्शल
मार्शल आर्ट चैंपियन खबीब नूरमागोमोदेव के साथ वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले भगोड़े जाकिर नाइक के साथ दिखाई देने पर मार्शल आर्ट चैंपियन खबीब नूरमागोमोदेव जमकर ट्रोल हो रहे हैं। नाइक और खबीब दोनों ने ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हिस्सा लिया। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन जाकिर नाइक ने अपनी एक ट्वीट की है जिसमें वो खबीब के साथ नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिखा है कि मुस्लिम हस्तियों के साथ संवाद, खबीब को महानतम मार्शल आर्टिस्ट में शुमार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर 17 घंटे से मिलिट्री सेंटर पर कब्जा, टॉप ऑफिसर को बनाया बंधक, तालिबान के आगे बेबस पाकिस्तान की सरकार। जी हाँ, तालिबान पाकिस्तान को नाको चने चबवा रहा है दोस्तों। 17 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन पाकिस्तान अपने काउंटर टेररिज्म सेंटर को टीटीपी के गढ़ से आजाद नहीं करा सका है। पाकिस्तानी मिलिट्री के कई टॉप अफसर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान टीटीपी से बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन इस मामले में बात आगे नहीं बढ़ी है दोस्तों। बता दें कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में एक काउंटर टेररिज्म सेंटर में रात भर में हिरासत में लिए गए कई टीटीपी वर्करों ने पूरे सेंटर को ही बंधक बना लिया। मौका देखकर टीटीपी के इन वर्करों ने पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के कई अफसरों को ही कैद कर लिया है। सोमवार को इलाके के आसपास स्थिति तनावपूर्ण है। पाकिस्तान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने छावनी क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और इन्होंने आसपास के निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए कहा है। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाएं भी बंद कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की जहां पर 90 साल बाद फिर चीन पर आक्रामक हुआ जापान। 3 लाख करोड़ रुपए में चीन को बर्बाद करने वाली घातक मिसाइलें खरीदेगा। जी हाँ, 1931 की बात है। जापान की एक रेलवे लाइन पर विस्फोट होता है। जापान इसमें चीन का हाथ बताता है। इसके बाद इसके जवाब में जापान चीन के मंचूरिया में हमला कर देता है। जापान के सैनिकों का मुकाबला चीनी सैनिक नहीं कर सके। नवंबर 1937 तक जापान चीन के शंघाई पर भी कब्जा कर लेता है। जापानी सैनिकों का अगला टारगेट उस वक्त की चीन की राजधानी नानजिंग थी। दिसंबर 1937 में जापानी सैनिक नानजिंग पर कूच करते हैं। जापानी सैनिकों की आक्रामकता देख चीन के सैनिक भाग खड़े होते हैं। बताया जाता है कि जापानी सैनिकों ने नानजिंग शहर को अपने कब्जे में लेने के बाद जमकर कत्लेआम किया। एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त 2.5 से 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। नानजिंग नरसंहार को याद करके आज भी चीन के लोग सिहर जाते हैं। आपको बता दें, नानजिंग नरसंहार के बाद एक बार फिर जापान के निशाने पर चीन है। जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर से चीन के खिलाफ हथियार जुटाने में लग गया है। जापान ने शुक्रवार को रक्षा बजट में जीडीपी की तुलना में 2% का इजाफा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, शांति का तमगा रखने वाला जापान इस हफ्ते नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अपना रखी है। इसके तहत दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए काउंटर स्ट्राइक यानी जवाबी हमले की क्षमता को बढ़ाने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या जापान इसमें सक्षम हो पाएगा? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर ऋषि सुनक जी को हटाने की रची जा सकती है साजिश। क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा? जी हाँ, संसद में छुट्टी होने के साथ ही ब्रिटेन में राजनीति भी छुट्टी पर है, जिसे इस देश में क्रिसमस की छुट्टी माना जाता है। लेकिन भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पद पर बने रहने पर खतरे का अंदेशा है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सहकर्मी और पार्टी के सबसे बड़े वित्तीय दानदाताओं में से एक लॉर्ड पीटर कुड्रास ने साफ तौर पर द ऑब्जर्वर से कहा है कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है, क्योंकि सदन के सदस्य ऋषि सुनक को नहीं चाहते उनकी राह में कोई रुकावटें आए। 42 साल के ऋषि सुनक ने 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद का पद संभाला था। वो 1980 के दशक के बाद से यूके में यूनियनों की सबसे बड़ी हड़तालों के साथ साथ अपनी पार्टी के भीतर की समस्याओं से घिरे हुए हैं। कुडास ने कंजर्वेटिव पार्टी को 3.5 मिलियन पाउंड से ज्यादा का दान दिया है और जुलाई में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए जाने के बाद बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री के रूप में वापस लाने के लिए अक्टूबर में एक कदम का समर्थन किया। इसीलिए सुनक को हटाने का प्लॉट रचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर दूसरी बार भारत दौरे पर पहुंचे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। प्रधानमंत्री मोदी जी से की मुलाकात। बता दें, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कल भारत दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें, गूगल के सीईओ बनने के बाद दूसरी बार भारत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। पिचाई ने ट्वीट किया कि आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखना प्रेरणादायक है। हमारी मजबूत साझेदारी को जारी रखने और सभी के लिए काम करने वाले एक खुले कनेक्टेड इंटरनेट को आगे बढ़ाने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को कहा है कि गूगल 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में लिखित शब्दों एवं आवाज के जरिए इंटरनेट सर्च सुविधा मुहैया कराने की कोशिश में लगा
हुआ है। ऐसे में दोस्तों मोस्ट वेलकम टू इंडिया आप लोग जरूर कह दीजिएगा सुंदर पिचाई जी को। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर 10 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा नए साल का गिफ्ट। जनवरी में जारी हो सकती है 13वीं किस्त का पैसा। जी हां, 10 करोड़ से अधिक किसानों को मोदी सरकार नए साल का गिफ्ट देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जनवरी में कभी भी जारी हो सकती है। किसान निधि के तहत मोदी सरकार किसानों को सालाना 6,000 रूपए 3 समान किस्तों में देती है। दिसंबर मार्च की 2,000 रूपए की किस्त 15 जनवरी से पहले किसानों के खातों में आने के पूरे आसार हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त ना लटके तो सबसे पहले आप पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करा लें। अब पीएम किसान पोर्टल या कृषि विभाग से रजिस्टर्ड किसानों के पास ई-केवाईसी कराने के लिए लगातार मैसेज भेजा जा रहा है ताकि कोई पात्र किसानी 13वीं या दिसंबर मार्च की किस्त से वंचित ना होने पाए। आप सभी को बता दें कि किसानों का केवाईसी लागू कर दिया गया और आधार पेमेंट ब्रिज के जरिए भुगतान किया जा रहा है। बात करें और खबर की जहां पर घर बैठे ऐसे भी आप निकाल पाएंगे अपना राशन कार्ड। सरकारी दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड न केवल एक जरूरी सरकारी दस्तावेज है जो आपके पहचान के रूप में काम आता है, बल्कि ये एक ऐसा कार्ड है जो महंगाई के इस दौर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कम दाम में राशन उपलब्ध कराने में मदद करता है। अगर आप राशन कार्ड कहीं रखकर भूल गए हैं तो चिंता ना करें, हम इस खबर में आपको बताएंगे कैसे आप घर बैठे चुटकियों में अपना ई राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन कर सकता है ई राशन कार्ड को डाउनलोड। तो आपको बता दें, ई राशन कार्ड डाउनलोड आप तभी कर पाएंगे जब आपके राशन कार्ड से आपका आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिंक होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप nfsa.gov.in पर जाएंगे। जैसे ही आप इस सरकारी साइट को खोलेंगे आपको साइट के होम पेज पर आपको राशन कार्ड का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर जाएंगे आपको राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको एक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको अलग अलग राज्यों के नाम दिखाई देंगे दोस्तों। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली पर क्लिक किया तो दिल्ली या फिर जिस भी राज्य पर क्लिक करेंगे उसकी साइट आपको खुल के ऑफिशियल आ जाएगी सामने। बाकी का स्टेप अपने स्क्रीन पर दे दिया दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। इसी बीच कोई भी डाउट हो तो आप स्क्रीन में जरूर पूछिएगा दोस्तों। और इसी बीच 1 जनवरी से बदल जाएंगे बैंक के नए नियम। आखिर क्या होगा आप पर असर बता दें। आपने बैंक लॉकर लिया हुआ या लेने की योजना बना रहे तो ये खबर आपके काम की है। अगले साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी से लॉकर से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित अधिसूचना के अनुसार बैंक लॉकर के मामले में मनमानी ना कर सकेंगे और ग्राहकों का नुकसान होने की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी में मुकर नहीं सकेंगे। ऐसी नई नियम लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई और पीएनबी समेत अन्य बैंकों ने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए नए नियमों की जानकारी देनी भी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधु मुझसे फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सबके लिए बड़ी खबरों में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।